नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। किसी भी महिला के लिए राजनीति में आना आसान नहीं होता है, अपनी जगह बनाना आसान नहीं होता है और उस बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के बाद अपनी ड्यूटीज को निभाना, सबको साथ लेकर चलना भी आसान नहीं होता है। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर। डॉक्टर सौम्या, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे अहम सवाल यही कि डॉक्टर सौम्या से ग्रेटर महापौर बनने तक का सफर आपका कैसा रहा? देखिए श्वेता जी, बड़ा सिंपल सा है मेरा। मतलब जैसे एजुकेशन के बाद में शादी हो गई। शादी के बाद में लगा कि अपने लिए सभी जीते हैं। कुछ उन लोगों की, मेरे हस्बैंड के पास में भी जो घर पर आते थे, हेल्प लेकर लोग आते थे कि हमारी ये मदद कर दो, वो उनकी मदद करते थे, वापस थैंक यू के लिए आते थे। तो मेरे को लगता था कि हाँ, जन सेवा में जो है आनंद, सेल्फ जो सेटिस्फैक्शन है वो और किसी चीज़ में नहीं है। और राजनीति में आना महज आपके लिए इत्तेफाक था या फिर कोई और वजह, कोई और योजना? राजनीति में आने का ऐसा, जन सेवा के लिए राजनीति में आई हूँ। आप ऐसा कह सकते हैं कि लोगों की मदद कर कर मेरे को अच्छा लगता है, आत्म आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए राजनीति में आई। आपने भी कहा कि लोगों की सेवा करना आपको बहुत अच्छा लगता था। यहाँ राजनीति में आना, क्या आपको फैमिली से सपोर्ट मिला कि आपको जाना चाहिए? आपके हस्बैंड ने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया या फिर और कौन सा रीज़न आपको लगा? देखिए, जन सेवा का भाव तो शुरू से ही था और उसके साथ ही हस्बैंड का सपोर्ट जो है वो पूरा मिलता रहा। उनको लगता कि हाँ, जब भी मैं कभी नर्वस होती, मेरे को लगता कि इतने सारे लोगों को कैसे फेस करूँगी या कहीं भी मंच पर हूँ, तो मेरे हस्बैंड को लगता कि हाँ सौम्या, तुम कर सकती हो। ये उनका हमेशा सेंटेंस मेरे को मोटिवेट करता था कि हाँ, मैं बड़ी से बड़ी समस्या है उसका समाधान के लिए, मतलब मैं हमेशा तैयार रहती थी कि मैं उसको फेस कर सकती हूँ और मैं उसको जीत सकती हूँ। ये पूरा सफ़र, जैसे कि हमने अभी बात भी की कि शुरुआत हुआ एजुकेशन अच्छी, इसके बाद फिर महापौर। क्या आपको लगता है कि महापौर तक की कुर्सी पे पहुंचना एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो आसान था आपके लिए यहाँ तक आना? क्या मुश्किलें आपको नजर आई? देखिए, निश्चित रूप से महापौर की कुर्सी तक पहुंचना जो है बहुत बड़ी अपने अपने बात है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। और उस जिम्मेदारी को निभाना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, तो उसको अच्छी तरीके से निभा भी रही हूँ, कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रही हूँ। महापौर तक आते आते मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जो अपने आप से, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा थी। क्योंकि मेरी तरफ से इतने ऐसे प्रयास नहीं किए जा रहे थे, पर भगवान की मर्जी थी कि वो अपने आप आगे एक सीढ़ी मेरे लिए हमेशा तैयार मिलती थी। और यहाँ तक पहुँचना हुआ। नया जयपुर या कि ग्रेटर जो आपके सुपुर्द किया गया है, क्या प्लान है आपका इसे लेकर और बेहतर कैसे किया जाए? महापौर की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को जिस तरह से आप निर्वहन कर रही हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, जयपुर दो भागों में विभक्त होने के बाद में जयपुर ग्रेटर नगर निगम बना और नाम से ही है ग्रेटर, यानी ग्रेट है। और हमेशा मैं चाहती हूँ कि जयपुर की ग्रेटनेस है वो बनी रहे और उसके लिए मैं हर तरफ से अपनी प्रयास जो है वो पूरे कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, मैं अपना अच्छे तरीके से दे सकूँ। जैसे ही नगर निगम मैंने ज्वाइन करते ही वहाँ जैसे शिकायतों का भंडार होता था। मैं ट्विटर के ऊपर एक निगम का ट्विटर अकाउंट मैंने बनाया पहली बार। मैं अपने अकाउंट से लोगों को मोटिवेट करते, आप मेरे को समस्या भेजो, मैं उसका निस्तारण करूँगी। लोग मेरे को टैग करते, मैं उनकी समस्याओं का निस्तारण करती। इस तरह ये भी शुरू किया। सारा ऑनलाइन होना चाहिए, उसके लिए मैंने कोशिश की। वहाँ कॉल सेंटर्स हमारे निगम में बने हुए हैं शिकायतों का, जहाँ निस्तारण होता है। वहाँ भी मैं जो है पीड़ित है उनको रैंडमली कॉल भी करती थी, वहाँ से उठा करके, ठीक है मैं महापौर बोल रही हूँ, आप बताइए आपकी क्या समस्या है, या आपकी समस्या का निस्तारण हुआ या नहीं हुआ, या आपको कोई परेशानी तो नहीं आई। तो इस तरह की फीडबैक भी मैं लेती रहती थी। और ट्विटर के ऊपर भी जो शिकायत आती थी उसमें जो नंबर डिस्प्ले होता था उनसे भी हमेशा ये रहता कि सुबह उठते ही सबसे पहले 3 या 4 लोगों से बात करती। तो वो जयपुर के अलग अलग हिस्सों के होते थे, तो उसमें मेरे को एक फीडबैक मिल जाता था कि असली में हमारे कर्मचारी अधिकारी उनका रवैया कैसा है, क्या शिकायतों का निस्तारण सही तरीके से हो रहा है, क्या जो ट्रांसपेरेंसी के साथ में जनता को सेवा देना चाहते हैं वो मिल रही है या नहीं मिल रही। बिल्कुल। और क्योंकि महापौर रहते हैं 5 साल के लिए, बदलते रहते हैं, हर कोई आता है, बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब आपने कमान संभाली तो आपको सबसे बड़ी कमी क्या नजर आई नगर निगम? सबसे जो कमी मेरे को नजर आई, जैसे लोगों का जो नगर निगम के प्रति जो सोच है वो इस तरह का है। वो आते ही बोलते हैं नगर निगम की काम है, ये तो भगवान भरोसे ही होगा, तो इस तरह कहते, तो मेरे को बड़ा माइंडसेट ऐसा हो चुका था। तो वो सुनकर मेरे को बुरा लगता। फिर मैं अधिकारियों की भी मीटिंग जब भी लेती थी तभी मैं उनको हमेशा मोटिवेट करती कि लोग नगर निगम को इस तरह नहीं सोचे
मतलब नगर निगम में ट्रांसपेरेंसी के साथ में होनी चाहिए। मैं जैसे ही आई तो वहाँ जिन जिन कमरों में लोगों की शिकायतें होती थी कि पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस में लोगों को लगता था कि यहाँ लोग परेशान होते हैं, कुछ शिकायतें थी, तो वहाँ भी मैंने नंबर्स वगैरह डिस्प्ले किए। वहाँ ब्लू कलर के बोर्ड भी लगवाए जिस पे नंबर डिस्प्ले किए, जहाँ एसीबी के नंबर भी थे, साथ में मैंने अपने नंबर भी लगवाए कि आपको कोई भी शिकायत हो आप उस पर हेल्पलाइन नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हो, आप मेरे को भी बता सकते हो। हाँ, लेकिन अगर शहर की समस्या की बात करें तो वो समस्याएं कुछ हैं जो जस की तस हैं। फिर आवारा पशुओं की हम बात कर लें, उनके प्रबंधन को लेकर या कचरा प्रबंधन को लेकर हम बात कर लें, ये सब चीज़ें कैसे ठीक होंगी, कैसे दुरुस्त होंगी, फोकस कितना है? देखिए श्वेता जी, जयपुर ग्रेटर जो है वो बढ़ता हुआ जयपुर है। चारों ओर से पंचायतें जो हैं वो शहर के अंदर आई है। तो अब आप ये देखिए कि वहाँ तो मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है अभी, तो उनको अभी डेवलप करने में हमें बहुत टाइम लगेगा और उसके लिए प्रॉपर फंडिंग भी, मतलब पैसा भी होना चाहिए निगम के पास में। वो सबको पता है कि अभी निगम की आर्थिक स्थिति है वो इस तरह की नहीं है। अभी केंद्र सरकार से जो एनकेप का पैसा आया था उससे हमने जयपुर ग्रेटर नगर निगम के सभी 150 वार्डों में 55 लाख रुपए हमने सभी इक्वल दिया। आप देखिए, आप अन्य निगमों में अगर आप देखेंगे तो सब वार्डों में सब में समान रूप से काम नहीं होता है, उसमें कोई दल विशेष के लिए या फिर कोई पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है। पर मेरे यहाँ ग्रेटर निगम में आप किसी भी वार्ड में आप चले जाइए, सब में इक्वल मिला है और इक्वल दिया गया है, वो आपने अपने पार्ट से किया। लेकिन क्या वाकई में उस लिहाज से वहाँ पर काम हो रहा है, इसकी भी कोई मॉनिटरिंग होती है? हाँ देखिए, बिल्कुल, मैं पार्षदों के माध्यम से बार बार उनसे पूछती भी रहती हूँ कि किस तरह है काम, कैसा चल रहा है, कितना काम प्रगति पर है, उनकी रिपोर्ट्स भी लेती रहती हूँ, अधिकारियों को भी पूछती रहती हूँ। और उसके साथ ही अभी आपने बताया कि जो है आश्रयहीन जो पशु है उनकी भी समस्या जयपुर में निश्चित रूप से है, मैं इसको मना नहीं कर सकती, पर उसकी इस समस्या के निस्तारण के लिए भी हम काम कर रहे हैं कि हमारे जो पशु आश्रयहीन पशु के जो पिंजरे हैं उन पर कैमरे वापस लगवाए जा रहे हैं। अभी मैंने निर्देश दिए कि कैमरे वापस हो, जिससे प्रॉपर मॉनिटरिंग हो कि पशु जो हैं कितने पशु आ रहे हैं और वो कहीं रास्ते में तो नहीं उतारे जा रहे हैं। इस तरह की शिकायतें भी मिलती हैं, उस पर भी काम हो रहा है। और कई जगह बीच चौराहों पे जो जमावड़ा पशुओं का होता है उस वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों की जान भी गई है। ये भी एक इतिहास रहा है इसे लेकर और इसलिए किसी बड़ी समस्या मानी जाती है। इस दिशा में क्या कुछ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं नगर निगम की? देखिए उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती है, उनके खिलाफ चालान भी बनते हैं, पर मेरे को लगता है कि कार्रवाई और चालान जो है वो काफ़ी नहीं है। जब तक हमें खुद को हम जागरूक नहीं होंगे हमारे शहर के लिए, तब तक शहर का सुधार नहीं हो सकता। और शहर, क्योंकि जयपुर सुंदरता के मामले में भी जब बात होती है तो वो टॉप पर रहता है, लेकिन इस सुंदरता को कहीं नजर लग रही है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अतिक्रमण, अवैध निर्माण ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये कोई आज की बात नहीं है कि हम कहें कि नहीं अभी आपने कमान संभाली ये सब होने लगा। ये सालों से चला रहा है और इस पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है। इसकी बड़ी वजह आप क्या मानती है कि इसे रोका नहीं जा पा रहा है? और आप लोगों की तरफ से यानी ग्रेटर नगर निगम की तरफ से क्या कवायद की जा रही है इस पर कंट्रोल करने की? देखिए अतिक्रमण की शिकायतें जैसी श्वेता जी हमारे पास में आती है तो हम उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारी विजिलेंस है, जोन के डीसीज हैं, उनके माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग भी होती रहती है। पर आप करें कि ये जयपुर जो है विशेष रूप से ग्रेटर जो है भाई हेरिटेज अगर आप उसकी बात करते तो वो तो जय सिंह जी ने बहुत मतलब वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। अब ये यहाँ ये तो बढ़ता हुआ जयपुर है और इसमें अगर जहाँ भी अगर हमने बीच में अगर लकुना छोड़ दिया या मॉनिटरिंग नहीं हुई तो वहाँ अवैध निर्माण है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके ऊपर भी हम कार्रवाई के लिए अब एक अभियान के रूप में इसको चलाएंगे, थोड़ी सख्ती भी करेंगे ताकि समझ में आना चाहिए कि शहर हमारा है, इसकी सुंदरता का जो जिम्मेदारी है वो भी हम सबकी है। बिल्कुल बिल्कुल अहम है और उसका इंतजार भी जरूर रहेगा। भिखारियों को लेकर अगर हम बात करें तो उनके पुनर्वास को लेकर भी कई योजनाएं आई थी, बेगर्स एक्ट बनाए गए, बट हुआ कुछ नहीं उसे लेकर। अब दिक्कत यह है कि क्या वाकई में इन्हें लेकर नगर निगम गंभीर है या फिर जैसा चला रहा है वैसे ही चलता है? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही मैंने महापौर की कुर्सी संभाली और सबसे पहले मैंने भिखारी वो ही देखा कि यहाँ सड़कों के ऊपर भिखारी है, रात भी वहीं गुजारते हैं। तो मैंने राज्य सरकार को जो है जयपुर कलेक्टर को मैंने पत्र भी लिखा था कि इस समस्या की निजात के लिए एक संयुक्त रूप से कुछ अभियान बनाया जाए जिससे राज्य सरकार की भी मदद मिले और निगम के माध्यम से हम इनको विस्थापित करें या इनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था करें। क्योंकि जयपुर हमारा इतना सुंदर है और यहाँ अगर इस तरह देखना कोई भी बाहर पर्यटक आएगा वो इस तरह का जयपुर देखता है तो मेरे को लगता है कि ठीक नहीं है। वो जो तस्वीर लेकर वो जयपुर आता है वो उसी तस्वीर को देखना चाहता है जिसलिए फेमस जयपुर है, लेकिन बदरंग करती तस्वीरें जब आती हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अभिशाप के तौर पे भी हो जाता है जयपुर के लिए। एक अहम सवाल ये भी कि राजनीति में आना एक हर कोई कोशिश करता है, कई सफल भी होते हैं, कई असफल होते हैं। एजुकेशन उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट आप मानती हैं? आप खुद पीएचडी होल्डर हैं, आपने बताया कि आपको क्योंकि सोशल वर्क करना था और इसलिए आपने सोचा कि ये ज़रिया सबसे अच्छा है, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की आज की पॉलिटिक्स के लिए? देखिए श्वेता जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा वो दूध है
वो शेरनी का दूध है, जो भी इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अब आप ये देखिए कि एजुकेशन तो हर क्षेत्र में ज़रूरी है, और राजनीति में भी एजुकेशन बिल्कुल निश्चित रूप से ज़रूरी है। पहले राजनीति में आने वाले जो थे वो उतने एजुकेटेड नहीं होते थे, आज बहुत एजुकेटेड होते हैं, पढ़ाई लिखाई को इम्पोर्टेंट समझते हैं। पहले और अब की राजनीति में आप फ़र्क क्या पाती है? क्या प्लस लगता है, क्या माइनस? पहले राजनीति जो है वो आप एजुकेशन की बात करते हैं तो वो भले ही चाहिए अनएजुकेटेड हो, पर उनको एक्सपीरियंस इतना लंबा होता था कि लंबे टाइम से वो राजनीति करते आ रहे हैं, सरपंच जीतते जीतते वो इतने परिपक्व हो जाते राजनीति में कि उनको सब पता होता था। पर मेरा मानना है कि हमें वो इस तरह जनता के साथ में, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की आवाज़ को बनाए रखना, लोकतंत्र की सुंदर गरिमा को बनाए रखने के लिए मूल्य निर्धारित राजनीति करनी होगी, नैतिकता के आधार पर राजनीति करनी होगी। क्योंकि अगर राजनीति में नैतिकता नहीं है, लोग कई बार बोलते नहीं नैतिकता का राजनीति से क्या संबंध है। जिस दिन हमने राजनीति में नैतिकता को ले आए तो निश्चित रूप से देश की दिशा जो है ना चेंज होगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, जब से देश की बागडोर संभाली है, एक देश अलग ही दिशा में बढ़ रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो देश में नैतिकता मूल्य आधारित राजनीति होनी चाहिए। समाज सेवा की जब बात करते हैं तो अब एक जरिया लगता है कि एमएलए का चुनाव लड़ा जाए, विधानसभा एक एक क्षेत्रवार बटा होता है और अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा की जाए, एक यही भावना होती है जिसे लेकर आना चाहते हैं लोग। करौली विधानसभा का चुनाव 2013 में आप लड़ी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं सकी। उस एक्सपीरियंस को कैसे देखती हैं, और क्या भविष्य के लिहाज से या 2023 के लिहाज से बात करें तो क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की कोई तैयारी? देखिए श्वेता जी, मैंने राजनीति आपको पहले भी बताया कि भगवान ने मेरे लिए एक सीढ़ी हमेशा से तैयार करके रखी है। तो ऐसा कभी नहीं था कि मैं हाँ इसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरा एफर्ट्स नहीं रहता, पर अपने आप मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अब करौली विधानसभा की बात करते हैं तो करौली विधानसभा तो जस्ट बस मेरे को था कि लोग कैसे चुनाव लड़ते हैं, क्या चुनाव के लिए क्या। और उसमें भी मैंने जब चुनाव लड़ा तो वहाँ मैंने वोट मेरे लिए नहीं मांगे, मैंने उनको ये कहा कि आपको वोट किसको देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को देना चाहिए। हमें शहर का भी आप देखिए कि करौली में जो दंगे हुए हैं उन सबको भी आप देखिए कि वो राजनीति, वहाँ की लोकल राजनीति होती है, उस पर निर्भर करता है। अगर वहाँ के जो अच्छे विधायक अगर चुनकर आते तो इस तरह शहर जो है वो बर्बाद नहीं होता। बिल्कुल। और महिला आयोग की भी आप सदस्य रही हैं, बहुत अच्छा काम भी आपने किया, लेकिन सेल्फी विवाद बीच में आ गया। ये विवाद क्या था, उस घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आज भी जब बात होती है उस चीज़ की तो यही कहा जाता है कि सेल्फी को लेकर ही आपके काम को नकार दिया गया। देखिए श्वेता जी, जहाँ काम करते हैं वहाँ विवाद और कामों का तो एक अपने आप में बड़ा नाता रहा है। हम काम करेंगे तो विवाद भी होगा, अगर अच्छा काम करेंगे और औरों से अगर ज़्यादा काम करेंगे, अगर हम उसी लाइन में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अपनी लाइन बड़ी करते हैं, हम उनसे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो विवाद होना अंडरस्टूड है। पर फिर भी महिला आयोग का जो वो सेल्फी आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो सेल्फी जैसा कुछ था ही नहीं। मतलब उस वक्त भी मैंने कहा था, पर वो कोई समझना ही नहीं चाह रहा था। पर वो जो पीड़िता थी, वो पीड़िता मानसिक रूप से उसकी हालत ही ठीक नहीं थी। जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे, जिस चीज़ के लिए अभी हाँ भर रही है, 1 मिनट बाद में वही सवाल पूछते हैं तो उसको वो ना कर रही थी। तो हमें लगता कि वो परेशान तो नहीं है कहीं, है ना। और फिर जैसे कि एक समाचार पत्र में भी लिखा था कि उसके सिर पर गोद दिया गया कि मेरा बाप चोर है, कुछ ऐसा था, मेरा मैं याद जहाँ तक कर पा रही हूँ। पर ऐसा कुछ था ही नहीं। जब उस महिला से मैं मिली और वो सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पा रही तो मुझे समझ में आया कि मानसिक रूप से उसकी हालत ठीक नहीं है। उसका सहयोग देने के लिए, और माथे पर ऐसा लिखा हुआ है तो उसके साथ में एक बस बिल्कुल व्यवहार उसका सामान्य हो जाए, वो अपने आप को हमारे बीच में हमें अपना माने, तो उसको एक बहुत अच्छा माहौल देने के लिए हम चर्चा कर रहे थे उससे। और उसके साथ ही फोटोग्राफी उसकी, हाँ उसके चेहरे पर वो लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो उसकी फोटो, वो सेल्फी नहीं थी। आप ये देखिए कि उसमें क्या मैं हूँ क्या, तो उसको वो रंग दिया गया और उसको रंग देकर इस तरह वो दिया गया। वो उस महिला के साथ में भी अन्याय है, क्योंकि उस महिला के साथ में न्याय होना चाहिए। हम लोग पूरा डिटेल में सारी चीज़ें उनकी जानी और जानकर फिर पता चला कि हाँ ठीक है, महिला को जिस लेवल पे हमें सपोर्ट करना था, एनसीडब्ल्यू की भी टीम यहाँ आई हुई थी साथ में, और उनके साथ में भी एनसीडब्ल्यू की तरफ से भी मुझे राजस्थान की तरफ से उनमें सदस्य थी जांच में।
पर कई बार राजनीति में ऐसी घटनाएं वो हो जाती है कि उसको सच्चाई कुछ और होती है और प्रदर्शित कुछ और कर दिया जाता है। कोई एक मुद्दा मिल गया तो उससे लेकर उसका दूसरा पहलू क्या है इसे समझने की शायद कोशिश नहीं की जाती है और एक चीज को उछाल दिया जाता है। हो सकता है ये वाकया उस वक्त में हुआ। फोटोग्राफ जो महिला की फोटोग्राफ थी वो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए थी, कहीं सोशल मीडिया के लिए नहीं थी, कोई किसी और के लिए नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड के लिए थी कि क्या इसके जैसे हम पुलिस भी कोई भी मौका मुआयना या कुछ भी करती है, शिनाख्त करती है, तो उसमें फोटोग्राफी करती है कि हाँ ठीक है इस जगह ये क्या घटना हुई है, क्या इसके शरीर पर ऐसा लिखा हुआ है कि सिर पर लिखा हुआ है मेरा रिकॉर्ड प्रूफ के लिए वो बिल्कुल वो रिकॉर्ड के लिए था, रिकॉर्ड के लिए था। आगे एनसीडब्ल्यू में भी रिपोर्ट भेजनी थी, उनकी तरफ से भी था, पर उसको गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया। राजनीति है और विवाद ना हो तो राजनीति भी सफल नहीं कहलाई जाती है। उससे बातें करने के लिए हम बस एक उसको सामान्य करने के लिए उससे बातें कर रहे थे उसको, ताकि वो सहज महसूस करे, क्योंकि हम लोग भी पहली बार मिले उससे और मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। वो बाद में कोर्ट ने भी जो है आगे माना कि वो मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी और ऐसा कुछ था नहीं। चलिए डॉक्टर सौम्या, चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि बेहद अहम है और जब विवादों की बात आती है तो राजनीति में विवाद होते ही हैं और विवाद कितने सही होते हैं, मुद्दे कितने हावी होते हैं, ये हर पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। चलिए चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है शख्सियत में। जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या लगातार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सौम्या, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत। हम विवादों की बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले। विवादों का नाता आपके साथ बहुत रहा है, फिर चाहे हम अभी जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे थे कि महिला सदस्य के रूप में भी अगर बात कर लें या फिर हम महापौर होने के नाते भी, इसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी महापौर बनने के बाद भी कई विवाद हैं जो डॉक्टर सौम्या के आगे पीछे रहे। देखिए, जब आपको पहले भी बताया था कि लीक से हटकर हम काम करने की कोशिश करते हैं, हम कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, तो जो जिनको अच्छा काम रास नहीं आता है तो वो लोग विवाद करने की कोशिश करते हैं। तो वो कोशिश करते हैं तो पर अंतोतगत्वा जीत है वो सच्चाई की होती है। आपने इसमें भी देखा होगा, ये पहले वाले विवाद में देखें चाहे इस वाले विवाद में देखें, दोनों में ही जीत, जो सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, ये मैं हमेशा कहती हूँ। आप हमेशा कहते हैं, बिल्कुल, ये आप हमेशा कहते हैं। और अभी भी जो 11 अप्रैल को भी जो फैसला आया उसमें आपके लिए राहत थी, लेकिन एक बार फिर से उस फैसले पर स्टे लग गया। देखिए, वो एक प्रक्रिया है, मतलब किसी को भी, ये हमारा लोकतंत्र है, संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी फैसला होता है उसमें आगे अपील करने का सबको अधिकार होता है। पर आप ये देखिए कि निचली जो कोर्ट है, जो प्रारंभिक जो जांच है, उस जांच को, तमाम सबूतों को, सबको देखने के बाद में, अच्छे से एग्जामिन करने के बाद में, निचली कोर्ट ने ये कहा कि इनके विरुद्ध में लेस मात्र भी कोई सबूत नहीं है और यह कहकर मुझे आरोप मुक्त किया गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आगे भी आप देखिए श्वेता जी, जीत सच्चाई की होगी। बिल्कुल, जीत सच्चाई की होगी और इसलिए आप बार बार ये कोर्ट कहते भी है, पराजित नहीं हो सकता है, भले ही परेशान हो सकता है, बिल्कुल पराजित नहीं हो सकता। एक अहम बात ये भी कि आपने जैसा कहा कि फैमिली से, आपके हस्बैंड से आपको बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन एक पब्लिक जो एक माइंडसेट ये बना हुआ है कि डॉक्टर सौम्या गुर्जर काम तो बेहतर करती हैं, बट कई बार जो नेगेटिविटी आती है वो उनकी हस्बैंड की वजह से, या उनके हस्बैंड को सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है और फिर महापौर पर सवाल उठने लगते हैं। इस बात को आप कितना गलत ठहराएंगे? देखिए, मेरी पहचान अपनी अलग है, मैं यहाँ जयपुर की महापौर हूँ, मेरे हस्बैंड जो हैं वो करौली के सभापति रहे हैं, करौली के नेता है वो, तो वो उनकी अपनी अलग पहचान है, मेरी अपनी अलग पहचान है। मेरे को लगता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए ये बात ठीक नहीं है। आप मेरे को मेरे काम से पहचान करिए, मेरे हस्बैंड को उनके काम से करिए, वो भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप करौली में आप उनका काम देखिए, वहाँ करौली आप नगर परिषद का वहाँ देखिए, वहाँ संकड़े संकड़े रास्ते थे, उनका अतिक्रमण उन्होंने हटाकर, जिस अतिक्रमण की बात आपने जयपुर में कही, वो इच्छा शक्ति उनकी वहाँ देखिए कि उन्होंने हिंडोन गेट का जो दरवाजा, जहाँ एक गाड़ी भी नहीं जा पाती थी, वहाँ 4 गाड़ियाँ एक साथ में जा पा रही है। वो उनकी इच्छा शक्ति थी कि वर्षों से बने हुए मकानों का उनको हटा के और फिर रोड को चौड़ा किया गया जनहित के लिए। उन्होंने पूरा करौली के चारों ओर बाईपास दिए ताकि मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु वहां जाते हैं। विकास बहुत हुआ है, यानी बिल्कुल विकास बहुत हुआ है। जयपुर या करौली, सौम्या गुर्जर को कैसे जोड़ के देखा जाए? देखिए, जयपुर और करौली से सौम्या गुर्जर का नाता अगर आप ऐसे बात करेंगे तो फिर मैं नागौर की बेटी, लाडनू की बेटी हूँ मैं, तो नागौर जिले की बेटी हो गई। और फिर मैंने अपनी पढ़ाई चूरू में की है और चूरू मेरा ननिहाल है, तो चूरू हो गया। और उसके साथ में दौसा मेरा ससुराल है, तो दौसा की बहू हो गई मैं। करौली जो है कर्म क्षेत्र है मेरे हस्बैंड का, तो वहां से भी मेरा नाता हो गया। जयपुर की मेयर हूँ, तो ऐसे तो आप बात करेंगे तो मैं 5 जिलों को जो है वो करती हूँ, रिप्रेजेंट करती हूँ।
बिल्कुल, तो किसी एक जगह से जोड़ के हाँ, देखना एक जगह गलत से है, ये देखना सब गलत जगह से। बात है। ये इतना इतना छोटा एक जगह पर फोकस करना ये गलत बात है। करौली, अभी करौली दंगे भी हुए, उसमें भी बहुत ज्यादा करौली की एक अलग ही नेगेटिव तस्वीर बनी, जबकि करौली को अलग रूप में देखा जाता था। इसके पीछे आप क्या मानती, क्योंकि राजनीति भी बहुत हुई है, एक दूसरे पर सवाल जवाब भी बहुत हुए, आरोप भी बहुत लगे। देखिए करौली में जो है हर धर्म को अपनी वो जो है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हर धर्मों का सम्मान होता है और यात्राएं भी जाती है, शोभा यात्राएं जाती है, उनका सम्मान होता है। पर इस तरह करौली की जो घटना हुई है वो उसकी मतलब बड़ी निंदनीय है। इस तरह है पूर्ण तरीके से जाती हुई रैली पर अगर कोई पत्थर बरसाना और उनको रैली को दुर्भावनापूर्ण रोकना, ये बहुत गलत बात है और इसका सही तरीके से इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए अच्छी तरीके से। अब अगर हम जयपुर की बात करें, क्योंकि जयपुर की सुंदरता की जब बात होती है, बहुत सारी ऐसी खामियां इसको दूर करने की कोशिश की जाती है। होर्डिंग्स भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सीएम अशोक गहलोत ने भी ये कहा था कि इसे हटाएंगे और बहुत स्ट्रिक्टली भी कई बातें कही, लेकिन इसके बावजूद पूरा शहर होर्डिंग से पटा हुआ है। कैसे इसका समाधान आपको लगता है कि निकल सकता है? क्या ये नगर निगम के हाथ में है? जिम्मेदारी तो नगर निगम की है, लेकिन अब तक कितने % मानती हैं आप कि इसके पीछे काम हुआ है? देखिए श्वेता जी, होर्डिंग बिल्कुल जो है इस तरह शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। जगह जगह रंग बिरंगे होर्डिंग बीच में कहीं भी लगे हुए हम देखते हैं। मेरा मानना है कि अब इस पर अब समय वो आ गया है कि इस पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और इसमें हम जब कार्रवाई करते हैं तो उसमें एक जो आपसी इस तरह का आ जाता है कि मतलब लोगों की अप्रोच आ जाती है। कुछ वर्तमान एमएलए हैं, उनका कहते हैं ये हमारे कार्यकर्ता है या ये इसका है, ये सिफारिशों की वजह से। तो मेरा मानना है कि शहर की सुंदरता के मामले में, शहर की सफाई, शहर की सुंदरता, इस मामले में राजनीति को हमेशा दूर रखनी चाहिए। उसमें किसी मतलब सभी से मैं निवेदन भी करना चाहती हूँ कि किसी मतलब राजनीतिक व्यक्ति या सिफारिश शहर की सुंदरता के खिलवाड़ के लिए कभी किसी की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अपने फायदे के लिए जब सिफारिशें होती हैं तो वो फिर करना पड़ता है। शायद यही वजह है कि चाहकर भी कोई कुछ पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। इसके लिए अधिनियम बना हुआ है, उसके तहत कार्रवाई हो सकती है, एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। संबंधित कोई भी अगर होर्डिंग गलत लगाता है, उसका नाम या एड्रेस है, उसके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, भारी जुर्माना भी देना पड़ता है। पर वो कहीं ना कहीं इस तरह सब एक दूसरे की सिफारिश पर मैं मानती हूँ। अब अगर इस पर भी मैं सख्ती से कार्रवाई करूंगी तो फिर एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा, फिर बोलेंगे डॉक्टर सौम्या का विवादों से बहुत बड़ा नाता है। तो या तो काम करो, विवादों की चिंता मत करो, और अगर विवादों की चिंता की तो काम नहीं हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल। साधारण सभा की बैठक भी अभी हुई थी और वो बेहद अहम भी होती है। कई सारे अहम मुद्दे हैं, काम होते हैं, सब पार्षद की मौजूदगी रहती है, लेकिन इतना ज़्यादा हंगामा साधारण सभा की बैठक पे होना, क्या वजह है? और क्या एक और वजह क्या है कि कमिश्नर हो, निगम कमिश्नर हो या पार्षद हो, महापौर हो, तालमेल बैठता नजर नहीं आ रहा है? देखिए श्वेता जी, साधारण सभा की बैठक है ना, मैं नगर निगम में अभी पहली बार आई हूँ। मतलब पार्षद भी पहली बार बनी हूँ, महापौर भी पहली बार बनी हूँ और पहली बार मैंने नगर निगम देखा है। परंतु जब भी साधारण सभा की पहले जब जयपुर एक था तब भी साधारण सभा की बैठक आपके चैनल, तमाम चैनलों के माध्यम से मैं देखती थी और वो सब हंगामेदार ही होती थी। एक लोगों का, जनप्रतिनिधियों का माइंडसेट बन गया कि हम हंगामा करेंगे, हमारी फोटो छपेगी। कल मैंने साधारण सभा की बैठक है उसमें भी मैंने सख्ती के साथ में कहा कि अब देखिए जयपुर की जनता आपको देख रही है और आप जयपुर की आप जनहित के मुद्दे रखिए इसमें। आप जयपुर की जनता के खिलवाड़ मत करिए। जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है और आपको यहाँ नगर निगम में पहुँचाया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस तरह का नहीं करके आप उनके विकास कार्यों के लिए बात करिए, आप हंगामा मत करिए। और पर फिर वो दोनों तरफ से ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। जनप्रतिनिधि भी इसलिए परेशान होते हैं कि कभी अधिकारियों का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये तालमेल होना जरूरी है, अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का तालमेल बहुत जरूरी है। जब तक दोनों का तालमेल नहीं होगा काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल, जयपुर को दुनिया का दूसरा पेरिस कहा जाता है उसकी सुंदरता की वजह से, जिस तरह से इसकी बसावट की गई है पुराने वक्त में। इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए कोई दो ऐसे प्लान जो डॉक्टर सौम्या ने सोच रखा है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए श्वेता जी, एक तो जयपुर बिल्कुल बहुत सुंदर है। हम सब जगह मतलब बाहर कहीं भी जाके आते हूँ, जयपुर आते ही मन में एक बड़ा सुकून सा मिलता है और चारों ओर की बसावट इसकी इतनी सुंदर है, यहाँ की हवा ही अलग है मेरे को लगता है। और परंतु जैसे हम देखते हैं कि कुछ तार झूल रहे होते हैं या कुछ केबल्स कहीं आ गई, पिलर्स, ये सारा, इसके लिए एक हमने अभी अंडरग्राउंड डक्ट का रखा है। अभी
उसको तैयार कर रहे हैं कि हम कहीं एक उसको एक जगह से हम शुरुआत करें। अंडरग्राउंड डक्ट होगी, तो उस डक्ट के माध्यम से जैसे जितने भी केबल्स हो गई, बिजली के ऊपर के तार हो गए, वो भी अंडरग्राउंड डक्ट में होगा और उससे निगम को रेवेन्यू है वो भी मिलेगा और शहर की सुंदरता के साथ में भी खिलवाड़ नहीं होगा। कई बार हम ये देखते हैं कि बार बार अभी सड़क बनी है उसको फिर से खोद दिया जाता है, कभी पानी की लाइन जा रही है, कभी कुछ और लाइन जा रही है, तो पैसा तो जनता का है। बिल्कुल, सड़क वो बनी है वो भी जनता के पैसे से बनी है और खुद कर और फिर से सड़क का साथ में गलत हो रहा है वो भी जनता का पैसा है, फिर से बन रही है वो भी जनता का पैसा है, तो वो नुकसान नहीं हो। वो परमानेंट एक आपका अंडरग्राउंड डक्ट हो जिसमें बार बार इस तरह की चीजें नहीं करनी पड़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौम्या इस पूरी बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो प्लान जयपुर की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए आपने किए हैं वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो और जनता भी देखे, न सिर्फ राजस्थान की बल्कि देश दुनिया की भी। बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। और चलिए इसी के साथ शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।